अब हम भाषा सामाजिक वस्तु है, यह विशेषता देख रहे थे। तीसरी विशेषता है, चौथी जो विशेषता है, भाषा परंपरागत है। यानी भाषा जो है, भाषा यानी हम सामाजिक वस्तु कहा है या सामाजिक वस्तु है, तो उसी तरह हम भाषा परंपरागत है। यानी परंपरागत यानी कैसे, पीढ़ियन पीढ़िया, यानी जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी को, ऐसा यह मिलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसी कारण उसे भाषा परंपरागत है ऐसा कहा गया है। भाषा का अर्जन करता है व्यक्ति, समाज से भाषा का अर्जन करता है और यह अर्जन परंपरा से समाज में ही होता है। यानी वह जो है भाषा व्यक्ति समाज से भाषा का अर्जन करता है और यह अर्जन परंपरा से होता हुआ दिखाई देता है और वह समाज में ही होता है परंपरा से। यानी समाज में ही परंपरा कहाँ होती है, समाज में, और समाज कहाँ होता है, परंपरा में। उसमें अलग हम नहीं कर सकते हैं। समाज है तो ही परंपरा उसमें स्थापित हो जाती है। एक व्यक्ति तो उसमें परिवर्तन कर सकता है परंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। परंपराएं जो है उसे एक व्यक्ति निर्माण तो कर सकता है लेकिन उसे परिवर्तित नहीं कर सकता है। यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी परंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा की कोई जनक एवं जननी हो तो वही है समाज और परंपरा। यानी यह भाषा जो है उसकी जननी कौन है या जनक कौन है, तो वह है समाज और परंपरा। समाज से ही, परंपरा से ही हम भाषा ग्रहण कर लेते हैं। इसी कारण परंपरा के अनुसार हमारे भाषा में परिवर्तन होता रहता है। यानी जैसे हम कहते हैं, यानी ऐसे ही कहते हैं, ये हमारी परंपरा है। अरे क्या परंपरा है, हमारे दादाजी भी मराठी बोलते थे, हमारे माताजी, हमारे पिताजी और हम भी बोलते हैं, हमारी परंपरा है। या जैसे गुजराती मातृभाषा है, वो कहेगा मेरे दादाजी गुजराती बोलते थे, मेरे माता पिता गुजराती बोलते हैं, मैं भी गुजराती बोलता हूँ। ये परंपरा से हमें मिला है और परंपरा कहाँ होती है, समाज में होती है। समाज एक विशिष्ट जाति का होता है, एक विशिष्ट प्रदेश का होता है। जैसे हम महाराष्ट्र छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो हमें वे लोग कहते हैं ये महाराष्ट्रियन है, यानी महाराष्ट्रियन यानी महाराष्ट्र का है। गुजरात का महाराष्ट्र में आता है तो हम कहते हैं गुजराती है। यानी जैसे तमिलनाडु का आता है तो हम कहते हैं ये तमिल है। तो ऐसे जो है अपने प्रदेश की पहचान हमारे साथ आती है। तो ऐसे ये जो हम कहते हैं कि यानी जनक और जननी है तो वह समाज और परंपरा है। भाषा की धारा जो बहती है वह सतत परिवर्तनशील होते हुए भी स्थायी और नित्य होती है। यानी जैसे भाषा का जो प्रवाह है वह बहता हुआ प्रवाह होता है। ऐसा कहा जाता है, बहता हुआ नीर साफ सुथरा होता है और ठहरा हुआ नीर इस्तेमाल लायक भी नहीं होता है। उसी तरह भाषा का प्रवाह जो है वो बहता हुआ होना चाहिए। उसमें जैसे हम कहते हैं कि उसमें परिवर्तन भी आना चाहिए, लेकिन कितना परिवर्तन, परिवर्तन इतना भी नहीं कि मूल रूप से वह हट जाए। परिवर्तन स्थायी और नित्य होता रहता है। तो इसी कारण नए भाषा के शब्द अपनी भाषा में आकर गढ़ते हैं, कई अपनी भाषा के शब्द दूसरी भाषा में जाकर गढ़ते रहते हैं। इसी कारण परिवर्तन जो है सतत होता रहता है। यानी यह क्रिया सतत रहने वाली है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा नहीं है। यह परिवर्तन हमेशा होता रहता है। ये यानी जैसे सतत चलने वाली ये एक क्रिया माना जाता है। नए शब्द निर्माण हो जाते हैं तब संपर्क द्वारा सीख कर उसका प्रयोग करने लगते हैं। लोग उसे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसने का प्रयोग नहीं करते। इसका यही कारण है कि भाषा अपने पूर्वजों से सीखनी पड़ती है।
प्रत्येक पीढ़ी अथवा वंश नई भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकती। घटना और परिस्थिति के कारण भाषा में विकार भले ही आ जाते हैं। यानी जैसे हम देखते हैं, भाषा को हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं, लेकिन क्या है, प्रत्येक पीढ़ी अथवा वंश जो है नई भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन उसमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन जरूर कर लेते हैं। और परिवर्तन करना यानी उसमें विकार निर्माण करना, यानी उसमें नए शब्द डाल देना, तो यही विकार मानते हैं। तो अपनी जो भाषा होती है उसमें विकार जरूर पैदा हो जाते हैं। वो अपने मातृभाषा, अपने परिवार की भाषा सीखकर भी उसमें विकार निर्माण कर देते हैं। पर जानबूझकर व्यक्ति कभी परिवर्तन नहीं करता। भाषा में व्यक्ति कभी भी जानबूझकर परिवर्तन नहीं करता है, अपने आप उसमें आ जाता है परिस्थिति के अनुसार। जैसे हम देखते हैं कि कई व्यापारी होता है, वह वाणिज्य की वजह से जिन्हें सामने वाला किस तरह का उनका ग्राहक है उसी भाषा में बोलता है। तो सामने वाला हिंदी भाषा बोलने वाला है तो वो हिंदी भाषा में बोलता है, मराठी बोलने वाला है तो मराठी भाषा में बोलता है, यानी समय सूचकता उसके पास होती है। तो किस सामने वाला ग्राहक कैसा है उसी तरह वह यानी अपनी भाषा का प्रभु यानी चुनाव कर देता है। और वो भाषा में जो परिवर्तन होता है वह जानबूझकर नहीं होता है। यह भाषा की अखंडता है, फिर भी व्याकरण के नियमों का पालन भाषा के परिवर्तन की गति को मंद करता है। यानी यह प्रवाह जो है परिवर्तनशीलता का वह अखंड रहता है, उसमें कभी खंड नहीं होता है। अखंड यानी सतत चलने वाली यह क्रिया है। और व्याकरण के नियम जो होते हैं उसे थोड़ा सा बांध डाल देते हैं, क्योंकि अगर द्रुत गति से उसमें परिवर्तन होता रहा तो भाषा के लिए घातक होता है। इसी कारण जो व्याकरण के नियम जो होते हैं उसके विकास को बांध देते हैं। तो ये विशेषता हमें दिखाई देती है कि भाषा सर्वव्यापक है। यानी अगली जो विशेषता है वह है भाषा सर्वव्यापक है। मनुष्य का समस्त कार्यकाल भाषा से व्याप्त और परिचित है। यानी मनुष्य का समस्त कार्य जो है वह यानी भाषा के माध्यम से ही होता है। बिना भाषा के माध्यम से उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। व्यक्ति का संबंध या व्यक्ति और समाज का संबंध भाषा के ज्ञान अकल्पनीय है। यानी व्यक्ति का संबंध या समाज का संबंध किससे स्थापित होता है? भाषा के माध्यम से ही स्थापित होता है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में जो विचार विनिमय होता है एक विशिष्ट भाषा की वजह से ही होता है। और दो व्यक्ति किसके हैं? समाज के हैं, समाज में रहने वाले हैं। इसी कारण जो है यानी भाषा जो है हम उसे सर्वव्यापक कहते हैं। दैनंदिन जीवन का कर्तव्य कौन सा है, कौन सा करना चाहिए, इसका ज्ञान भाषा पर भी आश्रित है। संसार में ऐसा कौन सा भी पर्याय नहीं जो भाषा के बिना संभव हो। जैसे आज हम देखते हैं मुख अभिनय करते हैं, तो उस मुख अभिनय में सिर्फ अभिनय के माध्यम से वह कार्य हमें दिखाता है कि किस तरह काम चलता है, लेकिन वो मुख अभिनय हो गया। वह यानी सामने वाले की बात उन्होंने नहीं सुनी है, वो अभिनय करता रहा और अकेला ही करता रहा। उसे प्रत्युत्तर देने वाला, उसके विचार विनिमय का आदान प्रदान कुछ नहीं हो गया, क्योंकि हम एकाध कृति को देखते वह कहता है ऐसा ऐसा है, तो फिर हम अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं।
तभी वह विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन जो मुख अभिनय होता है वह सिर्फ कृत्य के माध्यम से समझाने की कोशिश कर देता है। सामने वाले विचार उस पर हावी नहीं होते, ये वह सामने वाले के विचार वो समझ नहीं सकता है। इसी कारण यानी जैसे वे कहते, संसार में ऐसा कौन सा भी पर्याय नहीं है जो भाषा के बिना संभव हो। यानी संसार में ऐसा कौन सा भी कार्य नहीं है जो यानी भाषा के बिना संभव है। संसार का समस्त ज्ञान भाषा से ही उपलब्ध होता है। यानी वह कौन सी भी भाषा में हो, जैसे प्राचीन भाषा है उसमें जो लिखित रूप में आज हमें ग्रंथ मिलते हैं, तो उसमें सारा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो उसे हमें आधुनिक भाषा में उसे भाषांतरित करना पड़ता है, अनुवाद करना पड़ता है। तो उसका ज्ञान हमें यानी प्राचीन जो भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो वो कैसे हम हासिल कर देंगे, तो हमें पहले संस्कृत सीखना पड़ेगा। संस्कृत भाषा में वो लिखा हुआ ज्ञान है और फिर उसे हम अपनी आज की जो भाषा है वह आधुनिक भारतीय भाषाएं जो है उसमें हम अनुवादित कर सकते हैं। तो ऐसे जो है तो यानी भाषा के बिना यानी भाषा से ही यह ज्ञान भंडार भरा हुआ है। यानी संसार का समस्त ज्ञान भाषा से ही उपलब्ध होता है। मनुष्य की आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व, सामाजिक चिंतन, यह सब भाषा का ही वरदान है। यानी मनुष्य का आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व जो होता है वह समाज से ही या समाज का चिंतन करने से ही वह भाषा के माध्यम से वो प्रकट होता है। और भाषा का यानी वरदान जैसे मानते हैं, वरदान के रूप में हमें बोलने की उसके लिए पहले सोचना पड़ता है, फिर हम बोल सकते हैं। बिना सोचे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता है। उसे कई किताबें पढ़ेंगे हम तो उसके बारे में सोचेंगे और उसकी आलोचना या उसके बारे में हम अपनी राय रख देंगे। लेकिन उसके लिए पहले पढ़ना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है, फिर हम बोलते रहते हैं। तो यही कृति जो होती है वह यानी भाषा जो सर्वव्यापक है उसमें समाहित हो जाती है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा ही होता है। भाषा हम जैसे कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो उसका अनुकरण करना पड़ता है। तो अपनी मातृभाषा सीखनी हो या विदेशी भाषा सीखनी हो तो उसे सुनना पड़ता है, लिखना पड़ता है और फिर बोलने की चेष्टा करनी पड़ती है। चेष्टा यानी प्रयत्न। तो हम पढ़ सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस क्रिया के लिए काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं हमें। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अनुकरण करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जैसे अनुकरण करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि यह प्रकृति ही अनुकरण है ऐसा माना जाता है। इसके बारे में अरिस्टोटल है, प्लेटो है, उन्होंने अनुकरण सिद्धांत के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। तो उन्होंने अनुकरण जो हम मानते हैं कोई भी चीज हो वो उसी तरह की होती वह नहीं होती है। उसी जैसे हम कहते हैं माता पिता ये हमारे ईश्वर की तरह होते हैं, पितृतुल्य। पिता जैसे चाचा जी को हम कहते हैं कि हमारे पिताजी जैसे है, लेकिन पिताजी नहीं है ना, उसका रूप बन गया है। उसी तरह के वो बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं होते हैं। जैसे चाची होती है माँ जैसी है लेकिन वो माँ नहीं है ना। तो यह भाई जैसा है, बहन जैसी है, लेकिन वो वास्तविक में नहीं है। उसे मान लिया है हमने, तो मानने की जैसी यह कल्पना होती है वह यह जो है अनुकरण इसमें सिद्धांत होता है। तो अनुकरण सिद्धांत में हम सीखते हैं हर एक चीज उसी तरह की हम बना सकते, वह चीज बना नहीं सकते, उसी तरह की हम बनाने की कोशिश करते हैं। यही अनुकरण सिद्धांत बताता है।
सामाजिक व्यवहार की सारी बातें मानव अनुकरण द्वारा ही सीखता है, यानी मानव चलना भी सीखता है, अनुकरण द्वारा ही सीखता है। क्योंकि उस बच्चे के सामने हम चलते हैं तब एक एक पग वो उठाने की कोशिश करता है और धप से गिर जाता है, तो फिर उसे हम उठाकर चलाने की कोशिश कर देते। पहले उसे दीवार को पकड़कर चलाने की कोशिश कर देते, जैसे हम पहले साइकिल सीखने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम गिर जाते हैं, कभी साइकिल के ऊपर, कभी साइकिल हमारे ऊपर गिर जाती है, लेकिन क्या है, हम महत प्रयास से साइकिल पर सवार हो जाते हैं, हम सीखते हैं, बैलेंस करना सीख जाते हैं। उसी तरह यानी दो हाथ और पांव पर रेंगने वाला यह बच्चा एकदम कैसे खड़ा होकर चल सकेगा, दो पैर पर नहीं, उसे पहले अपने शरीर का बैलेंस करना पड़ता है, बाद में वो चलना सीख जाता है। तो ऐसी जो क्रिया है मनुष्य चलना सीखता है, वह भी अनुकरण के द्वारा ही सीख लेता है। शिशु के समक्ष माँ बाप या माँ दूध कहती है, बच्चा यह शब्द सुनता है और धीरे धीरे उस शब्द को कहने का प्रयास करता है। यानी छोटा बच्चा होता है, उसे हम गिलास से, कटोरे से दूध पिला लेते हैं, बार बार उसे दूध यह सुनने के बाद उसे आदत हो गई कि सफेद उनके सामने जो आता है कटोरे में या गिलास में, तो उसे दूध कहते हैं। तो बाद में जब उसे भूख लगती है तो वो दूध बोलने लगता है, पानी बोलने लगता है, पानी उसे पिलाते हैं तो वो पानी बोलने लगता है। तो ऐसे ये जब उसे यानी हम रोटी खिलाते हैं तो रोटी यानी उसे वो दूध जैसे बोल नहीं सकता, तो प्रारंभ में वो उसे दू कहने लगता है, बाद में उसे हम कष्ट प्राय यानी उसे दूध कहने के लिए मजबूर कर देते, उसके सामने बार बार उसे हम दूध दूध कहते हैं, तो फिर वह यानी दूध कह देता है। तो उसे रोटी को हम देख उसके सामने दिखाते हैं, उसे खिलाते हैं, तो पहले वह कुछ उसे बोलता नहीं है, बाद में वह यानी उसे रोटी कहता है, रोटी कहता है। तो ऐसे प्रयास के बाद वह सीखता रहता है। हम कैसे कहते हैं, उसे हम रोटी कहते हैं, तो बाद में वह उसे रो करके टी कहने लगता है। तो ऐसे जो है उसे प्रयास करने पड़ते हैं, हम प्रयास के बाद ही शब्द को या भाषा को सीखते रहते हैं। अरिस्टोटल के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अरिस्टोटल कहते हैं कि यानी अनुकरण करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और भाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा गुण का यानी प्रयोग मनुष्य करता ही रहता है। अनुकरण के द्वारा ही मनुष्य भाषा सीखता है, बहुत सारे कार्य करना सीख लेता है। यानी अनुकरण जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। किंतु यह अनुकरण शक्ति तभी कार्य कर सकती है जब अनुकरण का अवसर दिया जाता है, यानी उसे हम अनुकरण ही करने नहीं देते हैं, तब वह कैसे अनुकरण करेगा व्यक्ति। हम अकेले ही उसे बनाते दूसरों को कहते हैं कि अरे ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा लिखो, वैसा लिखो। अरे लिखने के लिए उसे प्रेरित करो, लिखने के लिए उसे बाध्य बनाओ, तब वो लिखेगा। यानी जैसे हम देखते हैं यानी बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसी समय स्कूल में उसे यानी पहले वर्णमाला लिखने नहीं आती है, तो उसे आने कई गोल निकालने बताते हैं, कई रेखाएं खिंचाई जाती है और फिर बाद में एक रेखा लिख लो, इधर एक आधा कटोरा निकालो, इधर एक आधा कटोरा निकालो, उस रेखा को मिलाकर तो फिर वो बनता है को। तो ऐसे सिखाया जाता है। जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला हो या मराठी हिंदी की वर्णमाला हो, बच्चों को पहले हाथ में पेंसिल पकड़ने की जो कला है, पद्धति है, वह पहले सिखाई जाती है। वह यानी जैसे आज तो यानी जैसे पेंसिल
या जैसे चौक जैसी पेंसिल होती है सफेद, वो तो लापता हो गई। तो उसे पहले बच्चों को यानी उनकी जो जैसे ब्लैक बोर्ड होता है छोटा सा, तो उस पर वो कुछ भी लिखे, यानी वो पूरा ब्लैक बोर्ड होता था काला, और उसमें वो सिर्फ खड़ूस से या जैसे पेंसिल से कुछ भी लिखे, लेकिन वो उसमें मग्न हो जाए, यही उद्देश्य होता था। और यह जैसे आज ये हमारे पास ये पेंसिल ब्लैक बोर्ड चला गया, अब क्या है यानी नोटबुक पेन आ गया है। तो उसमें यह बच्चा क्या है, उनका जो हस्ताक्षर है वह उसे अच्छी ढंग से नहीं होता है। तो यह रेखा निकालना, उसे मिटाना, फिर लिख देना, यह यानी जैसे नोटबुक में नहीं होता, उसे पन्ने को फाड़ ही देना पड़ता है। तो ये जो है, तो यानी अनुकरण से ही यानी व्यक्ति तभी सीखता है जब वह कार्य करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है या कार्य करने के लिए उसे समय दिया जाता है। जब अनुकरण का ही अवसर न मिला जाए तो वह अनुकरण कभी नहीं कर सकता है। अनुकरण की शक्ति पैदा होते हुए भी यदि शिशु को एकांत निर्जन जगह पर रखा जाए तो वह शिशु वाणी रहित रह जाएगा। यानी सीखने का समय जो होता है, तो उसी समय ही उस बच्चे को यानी निर्जन जगह रखा जाएगा, तो वह कुछ भी नहीं सुन सकेगा, कुछ भी सीख नहीं सकेगा, वो भाषा कदापि नहीं सीखेगा। शिशु समाज की भाषिक व्यवहार का अनुकरण करता है। आरंभ में बुद्धि की कमी और भाषण इंद्रियों की यथोचित संचलन की क्षमता का विकास न होने से अनुकरण अधूरा होता है। यानी जैसे हम देखते हैं, यानी बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होती है ऐसा माना जाता है। इसी कारण जब छोटे होते हैं बच्चे, तो उसी समय उसे रटने की आदत लगानी पड़ती है, क्योंकि कल क्या किया अध्ययन ये भूल जाते हैं, और वे जल्दी रट भी लेते हैं और जल्दी भूल भी जाते हैं। तो इसी कारण क्या है, बार बार दोहराना पड़ता है उनके सामने, या वही जो अभ्यासक्रम होता है बार बार उसे सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसे जल्दी भूल भी जाते हैं और जल्दी उसे रट भी लेते हैं। इसी कारण जैसे उसके मुंह से रोटी को मोटी मोटी, बाबा को बा कहते हैं, कोई अलग अलग कहते हुए दिखाए जाते हैं, माता को माँ, दूध को दू, इस तरह का व्यवहार ये बच्चे करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो है यानी जैसे भाषा जो है अनुकरण से सीखी जाती है, यह महत्वपूर्ण अरिस्टोटल ने सिद्धांत स्थापित कर दिया है। इसके बाद की अगली विशेषता जो है हम अगले लेक्चर में देख लेंगे।